Good morning, class 10th. I'm Dr. Manju Ambia. And in continuation with the chapter Human System, today we will study reproductive system. As we all know that reproduction is a biological process of producing a new individual. ठीक है, इसमें न्यू बेबी का जो है वो प्रोडक्शन होगा बाय द पेरेंट्स एंड विच आर आइडेंटिकल टू देम. एंड इसमें जो है हम इंश्योर करते हैं कि हमारा नंबर जो है वो इंक्रीज होता रहे. हमारे नंबर से यहाँ पे मतलब होता है स्पीशीज का नंबर इंक्रीज हो, ताकि कोई भी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो, वो इस धरती पे बनी रहे. इसलिए वो ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता रहे. जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं एंड दे एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. इसका मतलब है कि मेल एंड फीमेल जो होते हैं उनके डिफरेंट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट बॉडीज में होते हैं. मेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म एंड फीमेल्स प्रोड्यूस करती है एग. अब जब स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूज होता है तो बनता है जाइगोट, जो आगे फर्दर डेवलपमेंट के बाद एक फुल इंडिविजुअल में बदल जाएगा. ठीक है, अब एक बच्चा पैदा होता है एंड उसके बाद वो अपनी जनरल बॉडी ग्रोथ करता है. ठीक है, उस पीरियड को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं. एक जुवेनाइल फेज के बाद जो होता है जो होता है एक चाइल्ड जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो उसका मैच्योर होने लगता है. वो टाइम जब जनरल बॉडी ग्रोथ जो होती है वो स्लो डाउन करके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो मैच्योर करना शुरू करते हैं, उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं. अब ये जो है ये हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है, सब में एक जैसा नहीं होता है. अब ह्यूमन मेल जो है मतलब एक लड़के में जो प्यूबर्टी आती है वो ज़्यादातर 13 से 15 साल के बीच में होती है. सबकी 13 साल में स्टार्ट नहीं होगी, किसी की 14 में भी हो सकती है, किसी की 15 में भी, उसके बाद भी हो सकती है. ठीक है, ऐसे नहीं है कि जो हमने फिगर दे दिया इसी के बीच में प्यूबर्टी आनी चाहिए. ठीक, एंड जो फीमेल होती है उनमें ये थोड़ा अर्ली होता है प्यूबर्टी टाइम, 12 to 14 ईयर्स होता है. फिर वही बात कहूँगी मैं कि ज़रूरी नहीं कि हर इंडिविजुअल में 12 साल पे ही जो है प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी. मतलब हर लड़की की प्यूबर्टी 12 साल पे स्टार्ट नहीं होगी, ये डिफर कर सकती है, अलग अलग हो सकती है. अब प्यूबर्टी आते ही जो है एक चाइल्ड में जो है बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. ठीक, अब जो मेल होते हैं दैट चेंजेस आर बिकॉज ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन. ठीक, ये हार्मोन का नाम याद रखना बड़ा ज़रूरी है, टेस्टोस्टेरॉन. इसकी वजह से जो लड़के होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं, उनकी बॉडी में जो होते हैं हेयर ग्रो करने लग जाते हैं. ठीक, फेस पे भी हेयर आ जाते हैं, फेशियल हेयर्स यानी आपका दाढ़ी मूँछ आना शुरू हो जाती है, हेयर ग्रोथ होने लग जाती है आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया में. आवाज़ जो होती है वो भारी हो जाती है, स्किन ऑयली हो जाती है. वैसे ही फीमेल में जो होता है उन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन उनमें जो होता है स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाती है. उनमें भी जो है ऑयली हो जाती है स्किन एंड हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया स्टार्ट्स. ठीक, सबसे पहले जो है हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी एंड द सेकंड वन इज द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन. फर्स्ट वी विल डिस्कस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, इसमें जो गॉनेड्स हम लोग बोलते हैं, गॉनेड्स उन्हें हम बोलते हैं जो कि गैमीट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन भी. ठीक, तो मेल्स में जो गॉनेड है दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस. ये ओवल शेप के रहते हैं एंड दे आर इनसाइड द स्क्रोटम. ठीक, एक पाउच होता है जो कि एब्डोमिनल एरिया से बाहर होता है, उसके अंदर जो है ये टेस्टिस प्लेस्ड होते हैं एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन. ठीक, इसीलिए उसे गॉनेड कहा जाता है क्योंकि वो स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहा है एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन भी प्रोड्यूस कर रहा है. फाइन. अब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले जो है दैट इज स्क्रॉटम. स्क्रॉटम जो है ये हमारे एब्डोमिनल एरिया मतलब हमारे जो है पूरे पेट वाले एरिया से बाहर की साइड जो होता है एक सैक लाइक ऑर्गन होता है जिसके अंदर जो है टेस्टिस होते हैं. ये पेनिस के नीचे की साइड रहता है. ठीक है, एंड ये क्यों होता है बॉडी से बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. ये बॉडी से बाहर इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो है टेम्परेचर बॉडी से कम चाहिए होता है. ठीक, 2 से 3 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है सम स्पर्म प्रोडक्शन के लिए. इसलिए स्क्रॉटम जो है वो बॉडी से बाहर है एंड टेस्टिस उसके अंदर रहती है. ठीक, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. आप उससे कम कर लिए 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कम टेम्परेचर चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. ठीक, नेक्स्ट है वास डिफरेंट. ये ट्यूब्स हैं, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्स हैं जो कि स्पर्म को एपिडाइडमिस से एजुकुलेटरी डक्ट तक लेके जाएंगी. ठीक, लेफ्ट एंड राइट एजुकुलेटरी डक्ट तक आपकी वास डिफरेंट पहुंचाएंगी स्पर्म्स को. ठीक,
नेक्स्ट जो है वो है सेमिनल वसाइकल। ये स्टोर करता है स्पर्म को बिफोर इजैकुलेशन, ठीक, उनके बाहर जाने से पहले उनको स्टोर करना है। एंड ये सिक्रीट करता है सीमन भी। सीमन किस लिए ज़रूरी है? इट इज़ ज़रूर जो है नेसेसरी फॉर द स्विमिंग मूवमेंट, ताकि स्पर्म जो है उसमें स्विम कर सके, एंड स्पर्म की नॉरिशमेंट के लिए भी ये सीमन ज़रूरी है, ठीक। एक और जो हमारा एक्सेसरी ग्लैंड है इसमें, सेमिनल वसाइकल भी एक एक्सेसरी ग्लैंड है, वैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक एक्सेसरी ग्लैंड है, ठीक। ये वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोड्यूस करता है फ्लूइड, एक फ्लूइड पार्ट है सीमन का, ठीक है। सीमन के में सीमन सेमिनल वसाइकल भी जो है वो ऐड कर रहा है फ्लूइड, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड भी ऐड कर रहा है फ्लूइड। जो ये फ्लूइड ऐड कर रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोवाइड करता है मोशन स्पर्म्स को, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आपको याद होगा जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, तो यूरिन को जो है बाहर एक्सक्रीट करने के लिए यूरेथ्रा बहुत हेल्पफुल रहती है। तो वैसे ही मेल में ये यूरेथ्रा जो है ये इजैकुलेशन का काम भी करती है, एंड यूरिन रिमूवल का काम भी करती है। तो ये एक डक्ट है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होती है, एंड इट जॉइंस विद द एजुकुलेटरी वेसल टू फॉर्म यूरिनोजेनिटल कैनाल, ठीक है। इसमें से यूरिन भी जो है वो पास होंगे और इसमें से स्पर्म भी पास हो सकते हैं, ठीक। अब बस यूरिन हो गया, स्पर्म हो गया, सिक्रीशन हो गई, आपकी सेमिनल वसाइकल की, प्रोस्टेट ग्लैंड की यानी सीमन, ये सब चीज़ें जो है ये यूरिनोजेनिटल कैनाल से ही बाहर आएंगी, ठीक है। जो नेक्स्ट है दैट इज द पेनिस। इट इज द सिलेंड्रिकल ट्यूब विच सर्व एज बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन के काम में भी आ रहा है एंड एक्सक्रीशन के काम में भी आ रहा है, मतलब आपका यूरिन जो है उसको एक्सक्रीट भी करेगा, एंड रिप्रोडक्शन के लिए भी, मतलब कन्वे करना है फीमेल को स्पर्म, तो उसके लिए भी पेनिस काम आने वाला है। इट डिलीवर्स स्पर्म टू द फीमेल जेनिटल ऑर्गन, ठीक। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गॉनेट्स आते हैं, हमने बोला था। उसमें भी जो है ये गॉनेट क्यों कहते हैं हमने, क्योंकि उसमें गैमीट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड हार्मोन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसमें फीमेल में भी अ पेयर ऑफ ओवरीज रहती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं ओवम, जिसे हम एग भी कह सकते हैं, एंड वो सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक। अब जो हमारी ओवरीज होती हैं ये पेल्विक रीजन में होती हैं, ठीक। हमारा जो बॉडी का सबसे नीचे वाला पार्ट है, टांगों से ऊपर, जहाँ से हमारी टांगें स्टार्ट होती हैं उसके ऊपर के रीजन को हम पेल्विक रीजन कहते हैं। इस रीजन में किडनी के नीचे की साइड और यूट्रस के बोथ साइड में जो है, यूट्रस जो है हमारी बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, एंड उसके बोथ साइड पे ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक, नीचे। एंड ये जो है इसमें से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हमने कहा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल में जो है सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, एंड ये एग फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक। अब हम इसमें आ जाते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। एंड अब जो ओवरीज हैं, ओवरीज में एग प्रोड्यूस हो रहा है, उन एग्स को जो है यूट्रस तक भी लाना है। फैलोपियन ट्यूब्स रहती हैं उसके लिए, जिनको हम ओविडक्ट कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब भी अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब होंगी, मतलब क्योंकि दोनों साइड से आ रही है, दोनों ओवरीज से ये आ रही होती हैं, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। फर्टिलाइजेशन जो है वो यूट्रस में नहीं होता, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद वहां से जाइगोट मूव करने लगता है टुवर्ड्स द यूट्रस, और फिर ये फैलोपियन ट्यूब जो होती है ये दोनों जो है कनेक्ट करती हैं आकर यूट्रस में, जो कि हमारा सेकेंड जो है पार्ट बन जाता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ये एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, ऊपर की साइड चौड़ा रहेगा और नीचे की साइड जो है ये नैरो होता है। जो इसका ब्रॉडर एरिया है, मतलब जो इसका वाइडर एरिया, बड़ा एरिया, उसे हम फंडस कहते हैं, और जो नीचे से बिल्कुल नैरो एरिया, बिल्कुल पतला एरिया है, उसे हम सर्विक्स कहते हैं, ठीक। एंड सर्विक्स एंड यूट्रस, यूट्रस के बाद सर्विक्स है, एंड सर्विक्स के नीचे जो होता है वो होता है वजाइना। ये मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल, जहाँ से बच्चा बाहर की साइड आता है, ठीक। एंड यूट्रस जो होता है ये साइट होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब आपका फर्टिलाइजेशन हो गया फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ से जाइगोट जो है वो डिवाइड करता हुआ मूव करता है यूट्रस में, एंड वहाँ पर आके ये यूट्रस की वॉल में एम्बेड कर जाता है, वहाँ पे जाके ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है यूट्रस की वॉल में, एंड वहाँ पर जो है फीटस की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, वहीं से प्लेसेंटा भी बनता है, ठीक। तो जितना भी आपका बच्चे का जो डेवलपमेंट होने वाला है वो कहाँ होगा, यूट्रस में होगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है वेजाइना। ये 8 टू 10 सेंटीमीटर मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि सर्विक्स को एक्सटर्नल फीमेल पार्ट से जो है कनेक्ट करता है, एंड ये रूट है फॉर द पेनिस ड्यूरिंग कोटस, एंड
एंड कैनाल फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड डिलीवरी पाथवे, ठीक। जो हमारा इंटरकोर्स है उसके लिए भी ये एक रूट है। फिर आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होगा वो भी वजाइना के थ्रू होगा, एंड जो आपका बर्थ कैनाल है यानी बच्चे का जन्म जो होना है वो भी इसी कैनाल के थ्रू होता है, ठीक। जो हमारा वजाइना रहता है उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं वहां पर। अब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड जो होते हैं वो वजाइनल के एटमॉस्फेयर को जो है एसिडिक बना देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम डिफरेंट फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन में आते हैं। आगे क्या होता है, जैसे ही आपका जाइगोट बन गया उसके बाद क्या होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले हम गामेटोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले जो होता है हैप्लॉइड सेल बनते हैं डिप्लॉइड सेल से, ठीक। हमारी बॉडी में जो है जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं वो सबसे पहले जो है डिवाइड करके जो है 23 नंबर का एग बनाएंगे या 23 नंबर क्रोमोसोम का स्पर्म बनाएंगे, ठीक। मियोसिस के थ्रू होता है ये। अगर स्पर्म बन रहा है टेस्टिस में तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर एग बन रहा है अपनी ओवरी में तो उसे हम oogenesis कहते हैं, ठीक। फिर अब फर्टिलाइजेशन होगा, एग जो है वो फ्यूज होगा बाय स्पर्म इन द फैलोपियन ट्यूब, ठीक। अब बाकी क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन जो है उसमें क्लीवेज मतलब डिवीजन, बहुत सारे डिवीजन होते हैं माइटोटिक। एक बार तो 23 क्रोमोसोम्स उनके पास हैं, 23 क्रोमोसोम जो है वो एग के पास है, दोनों के दोनों जब फ्यूज करते हैं तो 46 क्रोमोसोम जो है वो बन गए, मतलब एक ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिस्टोर हो गया। अब हमें मियोसिस नहीं चाहिए, वो उसी वक्त होता है जब स्पर्म एंड ओवा बन रहे होते हैं। अब क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब सिर्फ सेल का नंबर इंक्रीज होगा और जो है जाइगोट अब बदल जाता है और ब्लास्टूला में, ठीक। अब ये ब्लास्टूला जो है यूट्रस की वॉल के अंदर जाके एम्बेड हो जाता है, मतलब उसके साथ फिक्स हो जाता है। उसकी यूट्रस की वॉल को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उस वॉल में जाके ये फिक्स हो जाता है एंड वहीं पे जो है एम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, ठीक। अब जो ब्लास्टूला जो है वो यूट्रस में यूं ही नहीं पड़ा रहता ताकि वो घूमता रहे, ऐसे नहीं है। वो यूट्रस की वॉल के साथ जो है वो फिक्स होता है, ठीक। नेक्स्ट जो स्टेप है रिप्रोडक्शन का, दैट इज द डिलीवरी। इसमें जो बच्चा पूरी तरह से बन जाता है, यानी 40 हफ्ते लगते हैं ह्यूमन फीमेल के अंदर बच्चे को पूरी तरह से डिवेल्प होने में, तो उसके बाद जो है बच्चा जो है मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। 40 वीक्स का गेस्टेशन पीरियड रहता है, उसके बाद जो है बच्चा बाहर आ जाता है। जो बच्चे की बाहर आने का जो प्रोसीजर है दैट इज नोन एज डिलीवरी। ओके, विद दिस वी विल एंड दिस पार्ट, वी विल कम विद द नेक्स्ट पार्ट सून।